नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। टाटा समूह के लिए यानी आज 8 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक है, जब उन्हें एक बार फिर एयर इंडिया की कमान मिली है। महाराजा के लिए टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। आज सरकार की ओर से विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने और इसमें टाटा समूह के सबसे ज्यादा बोली लगाने की जानकारी दी गई। करीब 68 साल बाद एयर इंडिया एक बार फिर टाटा समूह के नियंत्रण में आ रही है। वहीं पिछले कई महीनों से पूरे आर्थिक जगत का ध्यान अपनी ओर खींच रही एयर इंडिया के निजीकरण की खबर पर आखिरकार मुहर लग गई। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कहा कि टाटा समूह ने एयर इंडिया को एक बार फिर अपने स्वामित्व में ले लिया है। एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई थी। 29 सितंबर को दो बिजनेस समूहों ने रिजर्व प्राइस के ऊपर निविदा दी। इसमें एक टेलिस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा अजय सिंह की अगुवाई वाला समूह है। टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई, जबकि अजय सिंह की अगुवाई वाले समूह ने 15,100 करोड़ की बोली लगाई। गृह, नागरिक उड्डयन और उद्योग मंत्रियों के पैनल ने बोलियों की समीक्षा की और आखिरकार टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर निविदा जीत ली। टेलिस प्राइवेट लिमिटेड टाटा सन्स समूह की सहायक कंपनी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। वे 1 साल की अवधि के लिए किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरे साल के दौरान यदि किसी कर्मचारी की छंटनी या हटाया जाता है तो उन्हें वीआरएस की पेशकश की जाएगी। सरकार ने 2009 से अब तक 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा एयर इंडिया में निवेश किया। मार्च 2021 तक एयर इंडिया पर 46,239 करोड़ का कुल कर्ज था, जो अगस्त 2021 तक बढ़कर 61,562 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें से 44,669 करोड़ रुपए का कर्ज स्पेशल पर्पज व्हीकल एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग को सौंप दिया गया है। यानी एयर इंडिया पर स्वामित्व के बाद टाटा समूह को 15,300 करोड़ का कर्ज चुकाना होगा। फैसले के बाद टाटा सन्स के प्रमुख रतन टाटा ने वेलकम बैक एयर इंडिया कहकर फैसले का स्वागत किया। रतन टाटा ने एक बयान में कहा है कि एयर इंडिया के लिए टाटा समूह का बोली जीतना एक अच्छी खबर है। बेशक एयर इंडिया के पुनर्निर्माण के लिए काफी प्रयास करना होगा। उम्मीद है कि यह विमानन उद्योग में एक टाटा समूह को एक बहुत मजबूत बाजार अवसर प्रदान करेगा। रतन टाटा ने कहा है कि भावनात्मक तौर पर देखें तो जेआरडी टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया ने एक समय में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइनों में से एक होने की प्रतिष्ठा हासिल की थी। अब टाटा के पास उस छवि को और प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का अवसर होगा। जेआरडी टाटा आज हमारे बीच में होते तो बहुत खुश होते। एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव ने ट्वीट करके मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एयर इंडिया के विनिवेश की कवायद के तहत टाटा द्वारा एयरलाइंस का अधिग्रहण करना मोदी है तो मुमकिन है का क्षण है। 2018 के विनिवेश के फ्लॉप शो के कारण कुछ ही लोग आशान्वित थे और जब ये किसी भी बोली लगाने वाले को प्राप्त करने में विफल रहा था। जम्मू कश्मीर में विकास की बयार क्या बही चुभन। पाकिस्तान में बैठे हैवानों को होने लगी पंचायत से लेकर जिला परिषद तक सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक चुनाव हुए। तकलीफ एक बार फिर पाकिस्तान को ही। अमन चैन के दुश्मन जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे पालतू आतंकवादी गुटों ने भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर उन्हें नाकाम किया। पहले पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में आतंकवादियों ने हत्याएं की, लेकिन भारतीयों का हौसला नहीं टूटा। पुलिस में शामिल स्थानीय युवाओं को निशाना बनाया, बावजूद इसके हौसला नहीं टूटा। पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों की बौखलाहट देखिए। फॉर्मूला 1990 का लेकर चले आए हैं। वहीं धर्म के नाम पर आतंक और जिहाद का पासा एक बार फिर फेंककर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4 दिन में जानबूझकर धार्मिक रूप से पहचान कर कुल 4 हत्याएं की गईं। अगर 2 अक्टूबर से देखें तो कुल 7 हत्याएं प्रदेश में आतंकियों ने की है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी भूल बैठे हैं ये नया भारत है। हर स्थिति में अपने नागरिकों की हिफाजत करना जानता है और कायरों को माकूब जवाब देना इसे बखूबी आता है।
श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बृहस्पतिवार को 2 सरकारी शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें एक महिला अध्यापक सुपिंदर कौर और एक अन्य शिक्षक दीपक चंद की मौत हो गई। निहत्थे निर्दोष शिक्षकों पर गोलियां चलाते हुए आतंकियों को दीन ईमान का भी इल्म नहीं रहा। जो शिक्षक ज्ञान का उजाला लोगों के जीवन में भर रहे थे, उनकी हत्या इंसानियत पर धब्बा ही है। श्रीनगर में सुपिंदर कौर को अंतिम विदाई देने वालों में महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल रहे। वहीं शिक्षक दीपक चंद और जम्मू में शक्ति नगर स्थित शमशान में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा के दौरान लोगों को आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर में प्रदेश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे जानलेवा हमलों की देश के अधिकांश राजनीतिक दलों ने निंदा की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा की समीक्षा की। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से प्रदेश में तेजी के साथ खुशहाली बहाल हो रही है। जम्मू कश्मीर के विकास का जायजा लेने और लोगों के जीवन को और भी आसान बनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्रियों का केंद्र शासित प्रदेश में दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में प्रहलाद जोशी ने जम्मू के रिहायशी जिले का दौरा किया। भूपेंद्र यादव ने बांदीपुरा का और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने श्रीनगर का दौरा किया। गजेंद्र शेखावत ने तंगनार क्षेत्र में 10 मिलियन गैलन प्रति दिन की क्षमता वाले जल वितरण योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए जिला पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय पानी समिति के सदस्यों के साथ एक संवाद सत्र में भी शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री 15 परियोजनाओं का उद्घाटन भी उन्होंने किया और इसी के साथ उन्होंने 15 नई परियोजनाओं की नींव भी रखी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बांदीपुरा का दौरा किया। उन्होंने मनरेगा, जल संरक्षण और इंफ्रा से जुड़ी कई परियोजनाओं का ही उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बांदीपुरा में पर्यटन विकास को लेकर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सरपंच और पंचायत के जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील के संरक्षण कार्य प्रगति की समीक्षा भी की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट बिना किसी बदलाव के 4% पर कायम रहेगा। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर स्थिर रखा गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 9.5% पर बरकरार रखा। वहीं वित्त वर्ष 2022 से 23 की पहली तिमाही के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 17.2% पर रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति अब 2021 से 22 के लिए 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। भारत में एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता नहीं देने की भेदभावपूर्ण नीति ब्रिटेन ने वापस ले ली है। भारत के दबाव के बाद ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार भारतीय यात्रियों के लिए 10 दिन के क्वारंटाइन शर्त को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार रात ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया कि कोविशील्ड या किसी दूसरे ब्रांड जिसे ब्रिटेन ने मंजूरी दी हो के टीके की खुराक दोनों खुराकें ले चुके भारतीय यात्रियों को 11 अक्टूबर से ब्रिटेन की यात्रा के लिए पृथकवास में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। 11 अक्टूबर से पहले आने वाले यात्रियों को पुराने नियमों को ही मानना पड़ेगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने भारत, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की सहित दुनिया भर के 37 देशों और क्षेत्रों के लिए टीकाकरण आगमन प्रणाली का विस्तार किया है। और वहीं अपने नवीनतम यात्रा दिशा निर्देशों में ब्रिटेन ने कहा है कि रेड लिस्ट 7 देशों तक सीमित हो जाएगी और 37 नए देशों तथा क्षेत्रों के टीकाकरण के प्रमाण को मान्यता दी जाएगी। दोनों देशों के बीच कोविशील्ड को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। जब पिछले महीने जब ब्रिटेन ने अपनी सीमाएं खोली तो पूरी तरह से टीकाकृत लोगों को क्वारंटीन से छूट दे दी गई, लेकिन कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी गई जो भारत में इस्तेमाल की जा रही है। ब्रिटेन के इस फैसले की तीखी आलोचना हुई। भारत ने ब्रिटेन की इस नीति पर आपत्ति जताई। भारतीय वायुसेना आज अपनी स्थापना की 89वीं वर्षगांठ मना रहा है। वहीं पिछले 8 दशकों में वायुसेना देश पर किसी भी खतरे को विफल करने में तकनीकी रूप से विकसित और मजबूत हुआ है। वायुसेना की स्थापना दिवस पर परंपरा अनुसार गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज वायुसेना दिवस परेड और अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने पिछले 1 वर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के काम की सराहना की। उन्होंने लद्दाख में त्वरित तैनाती और कोरोना के समय राहत अभियान का जिक्र किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भरता की दिशा में कई कदम उठा रही है।
चीनी पीएलए सैनिकों के 2 हफ्ते पहले अरुणाचल प्रदेश के बुमला और याग्स्टे के बीच एलएसी के भारतीय हिस्से में बंकरों में घुसने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भारतीय सेना ने कहा कि भारत चीन सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है और इसीलिए देशों के बीच एलएसी की धारणा में अंतर है। वहीं दोनों देशों के बीच मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के पालन से अलग अलग धारणाओं के इन क्षेत्रों में शांति संभव हुई है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान भी धीरे धीरे तेजी पकड़ता जा रहा है। वहीं नामांकन के अंतिम दिन अर्की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रत्नपाल सिंह ने नामांकन भरा और इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। अर्की पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं का उनका भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्की में रत्नपाल सिंह के पक्ष में वोट डालने की लोगों से अपील की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज चंडीगढ़ में क्लीन इंडिया मुहिम में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत के वॉलंटियर्स के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री के साथ नेहरू युवा केंद्र संगठन के वॉलंटियर्स भी सफाई अभियान में शामिल हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 50,17,753 खुराकें लगाने के साथ आज 7 बजे सुबह तक अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 93 करोड़ के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में 24,963 मरीजों के स्वस्थ होने से वाले मरीजों में कुल संख्या उनकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं परिणाम स्वरूप भारत का रिकवरी दर इस समय 97.96% है, जो मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर में है। लगातार 103 दिनों से 50,000 से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं और ये केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मिले जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 21,257 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए। इस समय सक्रिय केस लोड 2,40,221 है, जो 205 दिनों में न्यूनतम है। वहीं सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.71% है। देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 13,85,706 जांचें की गई और अब तक 58 करोड़ से अधिक देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अभी तक कम से कम कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ली है, उनकी अब ऑफिस में एंट्री पर रोक लगा दी है। ये रोक 16 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इटली में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में इंडोनेशिया की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष महामहिम पुआन महारानी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सदन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। जलवायु परिवर्तन, कोविड सहित आपसी हित के मुद्दों पर बात की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह और लॉकेट चटर्जी सहित 20 नेताओं के नाम हैं। दादरा और नागर हवेली लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस में महेश कुमार बालूभाई धोडी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेज प्रताप याद ने पार्टी की 20 स्टार प्रचारकों की सूची में अपना नाम मीसा भारती और राबड़ी देवी का नाम हटाए जाने पर नाराजगी जताई है। उत्तराखंड की भीमताल विधानसभा से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा ने पत्नी के साथ शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और इस दौरान उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यहां पर मौजूद रहीं। गोरखपुर में बीजेपी के आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कार्यकर्ता केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का नेटवर्क तैयार कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्ष को आईना दिखाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ दिनों पहले किसानों के लिए दिया लट से किसानों का इलाज वाला बयान अब वापस ले लिया है। उन्होंने पंचकुला में कहा कि मैं समाज में किसी भी तरह के टकराव को बढ़ावा नहीं देना चाहता। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत में सुधार होने के बाद
वे लखनऊ मेदांता अस्पताल में डिस्चार्ज हुए। वहीं 3 अक्टूबर को सांस लेने में तकलीफ और यूरिन इन्फेक्शन के चलते भर्ती हुए थे। महंत नृत्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने नितिन अग्रवाल की सदस्यता समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका सपा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दाखिल की थी। पंजाब के अमृतसर के छब्बा गांव के खेतों में कुछ किसानों द्वारा पराली जलाने का वीडियो सामने आया है। किसान मलकीत सिंह का कहना है कि पराली जलाना हमारी मजबूरी है। अगर सरकार हमें मुआवजा देगी तो हम पराली नहीं जलाएंगे। सरकार को इसका हल निकालना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नाल घोटाले की जांच न हो, इसके लिए पीआईएल लगाई है। पहली बार राजनीतिक दल के नेता प्रतिपक्ष ने किसी घोटाले की जांच तह तक ना जाए, इसके लिए पीआईएल लगाई है। और वो किस घोटाले की बात कर रहे हैं वो बताएं कि कहां गड़बड़ी हुई, कार्रवाई करेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला आज मुंबई की किला कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कर दिया। क्रूज पार्टी में ड्रग्स के मामले को लेकर फंसे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ गई है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत की अर्जी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी मामले में सुनवाई की और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आरोपी आम आदमी होता तो उसे इतनी छूट मिलती। एसआईटी में सिर्फ स्थानीय अधिकारियों को रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन के मामले में सीबीआई को पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच रजिस्टर्ड करना अनिवार्य नहीं है। हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को दोषी ठहराया। सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को हुआ। राम रहीम रोहतक की सुनरिया जेल में बंद हैं। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 381 अंक के उछाल से 60,059 अंक पर बंद हुआ और इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 105 अंक के लाभ से 17,895 अंक पर बंद हुआ। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे की हानि के साथ 74.99 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 50 रुपए की तेजी के साथ 45,959 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 922 रुपए की गिरावट के साथ 59,834 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। हाजिर बाजार में मजबूत मांग की वजह से कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया, जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत 108 रुपए की तेजी के साथ 5,968 रुपए प्रति बैरल हो गई। पत्रकार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को शुक्रवार को उनकी मातृभूमि फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनकी साहसी लड़ाई के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद अस्थिरता का माहौल है। अफगानिस्तान के उत्तरी कुदुंज प्रांत में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट में कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। ताइवान के राष्ट्रपति त्याई इंग वेन ने कहा है कि देश सैन्य टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपनी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वहीं ताइवान पर चीन अपना दावा करता है, जबकि ताइवान का कहना है कि ये एक स्वतंत्र देश है। जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपना पहला नीतिगत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने पूंजीवाद के नए रूप के साथ देश के लिए आर्थिक विकास तक पहुंचने और उस पर सफलता के लिए पुनर्वितरित करने का संकल्प लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्ष के अंत से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल बैठक करने की योजना है। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और वरिष्ठ चीनी विदेश नीति वरिष्ठ सलाहकार यांग जिएची की बैठकों के बाद योजना की घोषणा की गई। फ्रांस ने अपना राजदूत ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस फैसले का स्वागत किया। मॉरिसन ने कहा कि ऐसा होना ही था, क्योंकि दोनों देशों के संबंध एक समझौते से कहीं ज्यादा बड़े हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने जर्मन चांसलर के रूप में रोम की अंतिम यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ ईयू के भविष्य को डिजाइन करने में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए एंजेला मर्केल को धन्यवाद दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घाना, कीनिया और मलावी में शुरुआती जांच में सफल पाए जाने के बाद सब सहारन अफ्रीका और मलेरिया ग्रस्त अन्य इलाकों में टीकाकरण शुरू किए जाने की बात कही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहोनम गेब्रेयेसस ने इस ऐतिहासिक इसे क्षण बताया। वहीं अफ्रीका की क्षेत्रीय
निदेश कमलते मोइते ने कहा है कि मैं उम्मीद करती हूं कि कई अफ्रीकी बच्चों को मलेरिया से बचाया जा सकेगा। एक बच्चे स्वास्थ्य वयस्क के रूप में बड़े होंगे। गर्भपात को लेकर अमेरिका में फेडरल जज ने टेक्सास के विवादित गर्भपात कानून पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है और वहीं जज ने रोक राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा किए गए अनुरोध के बाद लगाई है। यूरोप में प्राकृतिक गैस और बिजली की बढ़ी कीमत ने यूरोपीय संघ और रूस के संबंधों में नया मोड़ ला दिया है और इस साल गैस की कीमतों में 800% से अधिक की वृद्धि हुई है। गैस की महंगाई के कारण यूरोप में बिजली भी महंगी हो गई है। फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रूनो ले मेयर ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि हमें ऊर्जा की कीमतों में दीर्घकालिक वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमें अन्य सभी स्तरों पर वित्त मंत्रियों के स्तर पर इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है। वहीं रूस ने कहा है कि मांग में बढ़ोतरी भंडारण में निम्न स्तर स्पॉट मार्केट में कम आपूर्ति ऊर्जा संकट के जिम्मेदार हैं, जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोपीय ऊर्जा बाजारों में हिस्टीरिया और कुछ भ्रम के कारण ताज़ा संकट खड़ा हुआ है। नाइजीरिया में सुरक्षा बलों ने अपहरण किए गए 187 लोगों को आज़ाद करा लिया है। उत्तरी नाइजीरिया में के प्राधिकारियों ने अगवा किए गए लोगों को कैद से मुक्त किए जाने की सूचना दी। दुनिया में कोरोना महामारी को आए 2 साल होने वाले हैं और आज भी कई देशों में इसका कहर देखने को मिल रहा है। अब तक दुनिया भर से 23 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 21 करोड़ 47 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया के तमाम देश अब कोरोना को लेकर सख्ती पर ढिलाई करने लगे हैं। नतीजतन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब तक 48,51,000 से अधिक लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से अमेरिका में नए दैनिक मामलों में वृद्धि हुई है। 4 करोड़ 50 लाख से अधिक मामलों के साथ अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश है। वहां इस वायरस से अब तक 7,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इलिनोइस की यात्रा की है और पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी संघीय कर्मचारियों को टीका लगवाने का आदेश दिया था। फाइजर ने अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए अनुमति मांगी है। अगर फाइजर को ये मंजूरी मिल जाती है तो अगले कुछ हफ्ते में अमेरिका में छोटे छोटे बच्चों को भी वैक्सीन की खुराक लगनी शुरू हो जाएगी। सैन फ्रांसिस्को के मेयर लंदन ब्रीड ने घोषणा की है कि अगर कोविड-19 के मामलों में कमी और अस्पताल में भर्ती होने की दर स्थिर रहती है या गिरावट आती है तो सीमित सेटिंग में निश्चित रूप से 15 अक्टूबर से इंडोर मास्क की आवश्यकता को हटा लिया जाएगा। फिनलैंड ने युवाओं में एक दुर्लभ कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट की रिपोर्ट के बाद मॉडर्ना की कोविड-19 की वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक दिया। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड मॉडर्ना की कोविड-19 रोकने वाला यह तीसरा देश बन गया है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए वेस्ट पॉइंट पेंसिल्वेनिया में अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी मर्क एंड कंपनी इंक की निर्माण साइट को मंजूरी दे दी है। T20 विश्व कप में विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 अभ्यास मैच खेलेगी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का मानना है कि इस महीने खेले जाने वाले T20 विश्व कप के लिए भारत और इंग्लैंड की टीमें सबसे संतुलित हैं। वेस्टइंडीज हालांकि हमेशा एक खतरनाक टीम है, मैं पाकिस्तान को भी कमतर नहीं मानूंगा। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने कहा है कि केएल राहुल काफी प्रतिभाशाली प्लेयर हैं, उनके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा टैलेंट है। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि केकेआर अपना मैच शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ खेलेगी और उनका मानना है कि इसी वजह से उनका पलड़ा भारी रहेगा। पंजाब किंग्स में के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 से बाहर होना उनके लिए काफी निराशाजनक है। उन्होंने टूर्नामेंट में वापसी करने में काफी देर कर दी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला बिग बीश लीग की ओर से ब्रिस्बेन हीट ने इस महीने के टूर्नामेंट से पहले लेग स्पिनर पूनम यादव को अपनी टीम में शामिल किया। वो WBL अनुबंध हासिल करने वाली 8वीं भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने भारत को क्रिकेट की महाशक्ति बताते हुए एक अहम कबूलनामा पेश किया है। राजा ने कहा कि आईसीसी की 90% फंडिंग भारत करता है, इसके बाद आईसीसी हमें पैसा देता है और टूर्नामेंट कराता है। लीमा में जारी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत की रिद्म सांगवान और विजयवीर सिद्धू
की जोड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में निश्चल, सिद्धि महंत और आयुषी पोद्दार की भारतीय टीम ने महिलाओं की जूनियर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम फाइनल में रजत पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कहा है कि भारत और स्पेन की महिला टीमें आगामी महिला हॉकी प्रो लीग में खेलती नजर आएंगी। दोनों टीमों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हटने के बाद प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता शटलर प्रमोद भगत ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि भारत पेरिस में प्रतिष्ठित बहुखेल प्रतियोगिता में अपने पदकों की संख्या को दोगुना कर देगा, जो कि सिर्फ 3 साल दूर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सितंबर के लिए प्रीमियर लीग के प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। राजकुमार राव और कृति सनन ने अपनी फिल्म हम दो हमारे दो का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि 11 अक्टूबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। वहीं फिल्म 29 अक्टूबर को OTT पर रिलीज होगी। रेजिडेंट एविल वेलकम टू रेकून सिटी का ट्रेलर आ चुका है और इस फिल्म को लेकर निर्माताओं का दावा है कि वो इस बार डर और भी भयानक होने वाला है। और वहीं यह फिल्म भारत में 26 नवंबर को रिलीज होगी। सुपरस्टार प्रभास अपनी 25वीं फिल्म के लिए तैयार हैं। संदीप वांगा के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म को स्पिरिट टाइटल दिया गया है। प्रभास की इस फिल्म को 8 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मंदारिन, जापानी और कोरियाई में रिलीज किया जाएगा। काजोल को लेकर खबर आ रही है कि वे जल्द ही साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस और डायरेक्टर रेवती के साथ काम करने जा रही हैं। अब ये 2 असाधारण प्रतिभाएं फिल्म द लास्ट हुर्रे के लिए साथ नजर आएंगी, जो एक बेहद प्रेरणादायी कहानी है। हॉलीवुड स्टार रियान रेनॉल्ड्स की फिल्म फ्री गाय भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 15 अक्टूबर से हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार है। वहीं अभिनेता रेनॉल्ड्स ने बताया है कि मुझे गाय के चरित्र से प्यार हो गया, जो अपने जीवन में किसी चीज की तलाश में है। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह अपनी अभिनेत्री पत्नी दीपिका पादुकोण को एक होस्ट के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करने का श्रेय देते हैं और कहते हैं कि वो उनकी सबसे बड़ी विश्वास पात्र साथी हैं और उनके काम की रचनात्मक आलोचना करती हैं। अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग मानक स्थापित करने के लिए समाज की आलोचना करते हुए एक पोस्ट साझा किया है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।